हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने व्हाट इज़ द सेल एंड वाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सेल किस तरीके से बना होता है, जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने 3 तरीके के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किया था, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और एक एक्टिविटी भी हमने देख ली थी, एग को जो है हमने सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया था तो उसमें कौन सा इफेक्ट दिखा था। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी करने जा रहे हैं, दैट इज़ एक्टिविटी 5.4। ये भी इसी जो आपने पढ़ा है टॉपिक उसके ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या करेंगे, पुट द ड्राइड रेजिन और एप्रिकॉट इन द प्लेन वाटर। आपने क्या करना है, रेजिन किशमिश लेनी है या फिर एप्रिकॉट लेना है, उसको प्लेन वाटर में आपने ऐड करना है और उसको लीव कर देना है, छोड़ देना है वैसे का वैसा कुछ टाइम के लिए। देन प्लेस देम इनटू अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद आपने उसको निकालना है और एक कंसनट्रेटेड सॉल्ट या शुगर के सॉल्यूशन में ऐड कर देना है। यू विल बी ऑब्जर्व द फ्लोइंग। तो आपको क्या दिखेगा, ईच ग्रेन वाटर एंड स्वेल देन प्लेस इन वाटर। जब आपने उनको सिंपल वाटर में डाला तो वो आपके स्वेल हो जाएंगे। ठीक है, एंड हाउ एवर वैन द प्लेस इन द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इट लूजेज वाटर एंड कंसिक्वेंटली श्रिंक। जैसे ही आपने उसको कंसनट्रेटेड सॉल्ट या शुगर के सॉल्यूशन में डाला तो वो अपना वाटर लूज कर देते हैं। ठीक है, तो ये किस वजह से हुआ, क्योंकि वो जो सॉल्यूशन था जिसमें सेकंड टाइम इसको डाला था वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, जो सेल के अंदर का वाटर जो है बाहर को खींच लेता है। ओके, नेक्स्ट है यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन द वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। तो एक सेल वाले जितने भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं और बहुत सारे प्लांट सेल ये वाटर गेन करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है रूट के थ्रू, वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, जैसे रूट होती है ना प्लांट की, वो जैसे वाटर को खींचते हैं तो किसी वजह से खींचते हैं, ऑस्मोसिस की वजह से खींचते हैं। Thus, the diffusion is important in exchange of gases and water is the life of the cell। तो डिफ्यूज़न जो है कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर। तो सेल के अंदर अगर डिफ्यूज़न नहीं होगा तो वाटर और गैसेस का एक्सचेंज इसमें पॉसिबल नहीं है। इन एडिशन टू दिस द सेल आल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। तो इसके साथ साथ जो सेल है वो न्यूट्रिशन भी ऑब्टेन करता है एनवायरनमेंट से। डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड यूज ऑफ एनर्जी। तो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर या बाहर जो है मूव करते हैं और उनका ट्रांसपोर्ट जो है वो भी होना ज़रूरी है और साथ में एनर्जी जो है वो भी ट्रांसफ़र होनी ज़रूरी है। तो ये किसकी हेल्प से होता है, ऑस्मोसिस की हेल्प से होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द लिपिड एंड प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये किसकी बनी होती है, बेसिकली ये फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। However, we can be observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope। बाहर से तो हम सिर्फ देख सकते हैं कि एक मेम्ब्रेन है, पर अगर हमने इसको डीपली स्टडी करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल membrane also enable the cell to engulf in food and other material from its external environment। Such process is known as endocytosis। Amoeba is required its food from through such process। अब देखो, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना सेल की, वो ज़रूरी भी है होना। अगर किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को आप देखोगे तो उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो तो भूखा मर जाएगा। ठीक है, तो जैसे अमीबा होता है, अमीबा की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है और उसमें जो है सीडोपोडिया स्ट्रक्चर बनती है और वो सीडोपोडिया क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया है, कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म है, उनको लेते हैं, एनगल्फ करते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को जब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन की हेल्प से फूड गेन करते हैं तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये एंडोसाइटोसिस अगर नहीं होगी तो सेल जो है आपका मर जाएगा। ठीक है, तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म में नेसेसरी पार्ट है। Next one is the activity 5.5। Find out about the electron microscope from the resources in the school library or through the internet। Discuss इट विद योर टीचर। तो आप जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इंटरनेट की हेल्प से भी देख सकते हैं और स्कूल में लाइब्रेरी में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें आप जो है देख सकते हैं। ओके,
नाउ नेक्स्ट वन इज द सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देख ली थी, और दूसरा है सेल वॉल। तो सेल वॉल मैंने पहले भी बताया आपको किस केस में होता है, प्लांट के केस में सेल वॉल होती है, एनिमल के केस में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग सेल इज कॉल्ड द सेल वॉल। तो प्लांट के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक और रिजिड मतलब सख्त जैसी एक आउटर कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, ठीक है, और ये जो है बेसिकली सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। सेलुलोज इज अ कम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड द एक्सटर्नल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। तो ये एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। When a living plant cell loses water through the osmosis, there is shrinkage or concentration of content of the cell away from the cell wall. जब एक लिविंग प्लांट सेल वाटर लूज करता है ऑस्मोसिस के थ्रू तो वो श्रिंक होने लगता है, ठीक है। तो जो सेल है वो सेल वॉल से सेल वॉल से छूटता है एक तरीके से, मतलब उसका जो कंटेंट है वो छूट जाता है। जैसे मैंने आपको ये वाली डायग्राम बताई थी, ठीक है। तो ये आपका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। तो जैसे इसका कंटेंट मान लो ये साइटोप्लाज्म जो है मान लो कम हो गया, तो हमारे को ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके की दिखेगी, ठीक है। तो ये आपका सेल हो गया, सेल वॉल हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर का जो कंटेंट है वो श्रिंक होकर के आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये अंदर पहुंच जाएगा सारा। ये श्रिंक क्यों होगा? क्योंकि सेल के पास एक अपनी कैपेसिटी होती है कि अगर ये श्रिंक नहीं होगा तो इसके अंदर का सारा कंटेंट जो है बाहर निकल जाएगा और ये सेल मर जाएगा। तो खुद को बचाने के लिए ये क्या करेगा? श्रिंक हो जाएगा, ओके। And when the living plant loses the water through the osmosis, there is shrinkage of the concentration of content of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as the plasmolysis. तो इसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? That is called the plasmolysis. We can observe this phenomenon by the performing the following activity. तो एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप इसको देख सकते हैं। तो करना क्या है आपने? आपने एक लीफ लेनी है। रियो प्लांट होता है, ठीक है, रियो प्लांट है, उसकी लीफ लेनी है, पील ऑफ द, और उसकी जो लीफ है उसका बाहरी जो स्किन है वो निकालनी है, ठीक है। और उसको आपने वाटर के अंदर डालना है ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल अंडर द हाई वाटर पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। फिर आपने माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखना है। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स। तो आप उसके नीचे जो है माइक्रोस्कोप के नीचे ग्रीन कलर के ग्रेन्यूल्स देखोगे जिनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस इज कॉल्ड द क्लोरोफिल। पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। फिर आपने क्या करना है? सोल्यूशन बनाना है जिसमें या तो सॉल्ट डालना है या फिर शुगर डालना है, मतलब कंसनट्रेटेड होना चाहिए हो। फिर आपने कुछ बूंदे उसकी उस लीफ के ऊपर डालनी है या फिर वो जो पील आपने बनाई है ना उसके ऊपर डालनी है। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। फिर आपने कुछ टाइम के लिए वेट करना है, फिर माइक्रोस्कोप के नीचे आपने देखना है। नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन द बॉइलिंग वाटर। तो जब आप उसको देखोगे ना तो आप देखोगे कि जो शुगर या साल्ट है जिसका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आपने उसके ऊपर डाला है उसकी वजह से जो आपका सेल है वो श्रिंक हो रहा है। अब आपने रियो लीव्स को बॉइलिंग वाटर में ऐड कर देना है। दिस किल द सेल, और इसकी बॉइलिंग की वजह से जो सेल है वो लीफ के वो मर जाएंगे। And this then mount on the leaf on the slide and observe the under microscope. Put the strong solution of sugar or salt on the mounted leaf on the slide. Wait for a minute and observe it again. What we find, and did plasmolysis occur now? तो फिर आप यही सेम प्रोसेस करोगे, मतलब उसको पहले आपने बॉईल किया, उसके बाद उसकी जो सेल है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, फिर आपने फिर से वही सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन उसके ऊपर डाल दिया। तो आप देखोगे क्या उसमें प्लाज्मोलिसिस हो रही है? उसमें प्लाज्मोलिसिस नहीं होगी क्योंकि आपने बॉइलिंग की वजह से वो जो सेल है उसको डेड कर दिया है, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस तो तब होती है ना जब आपका सेल जिंदा है, ठीक है, लिविंग होता है। एंड what do we infer from the activity? It appears that only the living cell and not the dead cell are able to absorb water by osmosis. तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलेगा कि जो लिविंग सेल है वही ऑस्मोसिस करते हैं, जो डेड सेल है ऑस्मोसिस नहीं कर सकते, ओके। सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ द प्लांट फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। तो जो सेल वॉल होती है ना वो परमिट करती है
प्लांट या एनिमल सेल को या फंजाई और बैक्टीरिया सेल को कि डाइल्यूट जो मीडिया है उसको अंदर आने के लिए, और वो जो है ब्रस्ट ना होने पाए। ठीक है, मतलब इतनी ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है सेल के अंदर आए और वो ब्रस्ट ना हो। ठीक है, इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप द वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो तभी वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है सेल के अंदर। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप द प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, जब वाटर उसके अंदर चला जाता है तो वो स्वेल हो जाता है और सेल वॉल के अगेंस्ट वो प्रेशर डालता है। द वॉल एक्सर्ट द इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वोलन सेल, तो स्वोलन सेल में जो वॉल है वो भी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करती है। बिकॉज ऑफ द दियर वॉल सच सेल कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन द एनिमल सेल, तो इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है आपको देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। ओके, प्लांट सेल में तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलती है, और ये चेंजेस होने भी चाहिए इसके, क्योंकि प्लांट जो है वो ड्रास्टिक कंडीशन में भी इनको रहना पड़ता है। ठीक है, आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों प्लांट कैसे खड़े रहते हैं, तो उनमें ये चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से प्लांट खुद को बचा के रखता है ऑल द वेदर में। ओके, नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर भी हमने थोड़ी सी देख ली थी, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई थी दिस वन इज द न्यूक्लियस, और ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। रिमेंबर द टेम्पररी अमाउंट ऑफ द अनियन पील वी प्रिपेयर्ड, वी हैड पुट द आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील। आपने अनियन पील लेनी है, अनियन को जो है आपने उसके अंदर की साइड से एक आपको पील निकलेगी, उसको आपने लेना है और उसके ऊपर एक आयोडीन सॉल्यूशन आपने डालना है। वाई व्हाट वुड वी सी इफ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन, अगर हम उसको विदाउट आयोडीन सॉल्यूशन उसको देखने की कोशिश करेंगे ना तो क्या होगा। ट्राई इट and see what the difference is, whether when we put the iodine solution on the peel did each cell get be evenly colored, and according to their chemical composition different region of the cell get be colored differently। तो आयोडीन सॉल्यूशन जब हम डालते हैं या फिर एक कंडीशन जिसमें हमने नहीं डाला हो, तो दोनों कंडीशन को जब हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो आयोडीन सॉल्यूशन जिस स्लाइड के ऊपर डाला होगा उसमें आपको हर एक सेल जो है अच्छे से दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सेल वॉल है उसमें जो है उसमें जो है अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी केमिकल कंपोजिशन होती है डिफरेंट कलर को ऑब्टेन करने की। ठीक है, तो डिफरेंट कलर को ऑब्टेन करता है, जिसकी वजह से हमारे को वो कलरफुल या फिर अलग कलर में दिखाई देता है और हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सम रीज़न अपीयर डार्कर देन द अदर, कई रीज़न आपको डार्कर दिखाई देंगे, कई आपको लाइट दिखाई देंगे। अपार्ट फ्रॉम द आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज़ द सैफरन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू, तो कई केस में हम सैफरन सॉल्यूशन का और मिथाइलिन ब्लू का यूज़ करते हैं सेल को स्टेन करने के लिए। वी हैव ऑब्जर्व सेल फ्रॉम एन अनियन, लेट वी ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर ओन बॉडी, तो अनियन का सेल भी लेते हैं और ओन बॉडी का सेल भी लेते हैं, तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो एक्टिविटी दी गई है 5.7, लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विद द ड्रॉप ऑफ द वाटर ऑन इट, एक ग्लास स्लाइड लेनी है, उसमें वाटर डालना है। आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड द सरफेस ऑफ द चीक, लास्ट क्लास में भी आपने ये किया होगा, तो आपने आइसक्रीम की स्पून लेनी है और अपने चीक के अंदर वाली साइड से थोड़ा सा स्क्रैच करना है, ब्लड नहीं आना चाहिए। ठीक है, डज एनी मटीरियल गेट वी स्ट्रक ऑन द स्पून, और स्पून के ऊपर कुछ आपको मटीरियल दिखेगा। विद द हेल्प ऑफ नीडल वी कैन ट्रांसफर द मटीरियल एंड स्प्रेड इट ऑन द ग्लास स्लाइड कैप्ट रेडी फॉर दिस, तो आपने उसको एक नीडल की हेल्प से स्प्रेड करना है स्लाइड के ऊपर। टू कलर द मटेरियल वी पुट अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू, अब देखो उसको कलर देने के लिए हमने उसके ऊपर एक सॉल्यूशन डाला है, उसका नाम है मिथाइलिन ब्लू। नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर द माइक्रोस्कोप, फिर आपने उसके ऊपर एक कवर स्लिप डालनी है, अब वो आपके तैयार है देखने के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे। ओके, what we observe, what is the shape of the cell we see, draw it on the observation sheet, तो आपको किस तरीके का सेल दिखाई देगा और क्या आपको दिखाई दे रहा है उसमें। ओके, was there a darkly colored spherical or oval dot like structure near the center of the each cell, this
स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। वेयर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर इज अनियन पील सेल। क्या अनियन पील सेल में भी इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस के अंदर एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड एंड टू द साइटोप्लाज्म विच वी टेक इन सेक्शन 5.2.4 इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अब क्या होता है, जैसे आपने माइक्रोस्कोप के नीचे अपने जो चीक सेल है उसको देखा तो आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ओके, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती हैं और आपको इसमें ऐसे डॉट की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा सेल है, चीक सेल है। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर इसमें दिख रही है दिस वन इज द न्यूक्लियस। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देगी। और अनियन सेल अगर आप लोगे तो अनियन सेल में आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। ठीक है, और उसमें भी आपको ऐसे डार्क कलर, स्टेन कलर, कलर्ड ब्लैक बॉडी दिखाई देगी, या फिर जो भी आपने स्टेन लिया होगा सैफ्रानिन, उसमें आपको ये डार्कली स्टेन कलर की दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है दिस आर द न्यूक्लियस। ओके, और ये अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इसको जूम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है। अगर हम न्यूक्लियस को ध्यान से देखते हैं तो हमारे को कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो ये है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर है, दिस वन इज द डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल न्यूक्लियस। और अगर आप इसको और जूम करके देखोगे, ठीक है, और जूम करके देखा आपने इसको, तो आपको इसके अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में देखोगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, ये इसमें पोर होते हैं बेसिकली। ये पोर क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जो है गैसेस का एक्सचेंज करते हैं ये। ओके, और इसके अंदर एक डार्क स्टेन कलर होता है जो कि क्रोमैटिन कहलाता है। क्रोमैटिन होते हैं, इसमें क्रोमोजोम होते हैं। ओके, तो ये आपका किस चीज़ की स्ट्रक्चर है, दिस वन इज द न्यूक्लियस, दिस इज द जूम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगी। इसके आगे वाला जो पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी क्लासेस समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।